नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। कल रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनसंख्या स्थिरीकरण पर दिए गए बयान की चर्चा करेंगे। 2 दिन पहले जनसंख्या नियंत्रण दिवस पर आपने एक बार फिर कुछ महत्वपूर्ण कहा और महत्वपूर्ण कहने के साथ साथ राजनीति पर चर्चा से सुझाव मुख्यमंत्री ने अपने बयान में दिए। ये बीच में गाना बज रहा है कि ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ने का प्रतिशत, बढ़ने की रफ्तार वहाँ की आबादी है उससे अधिक हो जाए। ये उनके भाषण का अंश मुख्यमंत्री का कि ऐसा ना हो डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है एक वर्ग की आबादी बढ़ने का प्रतिशत वहाँ की आबादी से अधिक हो। ये भी कहा कि ये चिंता का विषय है कि जहाँ भी जनसंख्या संतुलन की स्थिति हुई उस देश में जो रिलीजियस डेमोक्रेसी है उस पर उसका असर पड़ता है और एक निश्चित समय के बाद में अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति पैदा होती है। ये जो मुख्यमंत्री का भाषण है और भाषण के ये जो अंश है कि जो जनसंख्या असंतुलन की स्थिति है, जनसंख्या असंतुलन की स्थिति बनना है वो देश के किसी भी देश के लिए ये चिंता का विषय हो सकती है और इससे ये जो रिलीजियस डेमोक्रेसी है उसके लिए खतरा बन सकती है और एक निश्चित समय के बाद में इससे अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति बन सकती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पिछले साल लागू किया 15 जुलाई को और उसके लिए 1 साल का समय दिया था और वो ही लागू की स्थिति में है और इसी दिशा में जो संबोधन दिया है उसमें यही सब कहा है कि हमें जनसंख्या को स्थिर करने की ओर की रणनीति पर काम करना होगा। इसके लिए सभी मत, मजहब, वर्ग, संप्रदाय, क्षेत्र के में समान रूप से मिलाकर प्रयास करना होगा। एक निश्चित पैमाने पर संख्या समाज की उपलब्धि है पर जब समाज स्वस्थ, एक निश्चित पैमाने पर जनसंख्या समाज की उपलब्धि है जब समाज स्वस्थ एवं दक्ष हो, जहाँ बीमारी हो, संसाधनों का अभाव हो, वहाँ जनसंख्या एक चुनौती है। तो ये बहुत स्पष्ट है कि कहाँ जनसंख्या चुनौती है और कहाँ जनसंख्या उपलब्धि है। और खासतौर से ये जो उन्होंने कहा है कि जनसंख्या असंतुलन की स्थिति बहुत खतरनाक है। इससे एक समय के बाद में अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है, व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। और खासतौर से उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है देश का, वहाँ बारे में मंत्री का चिंता होना स्वाभाविक है और मुख्यमंत्री ने तरह से किया है और खासतौर से बिना किसी का नाम लिए हुए कहा है कि एक वर्ग की आबादी ऐसा ना हो कि एक वर्ग की आबादी कुछ तो कुल आबादी है तो कम रह जाए, वो कम रह जाए। तो ये चिंता मुख्यमंत्री ने व्यक्त की है और आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ भाजपा के नगर अध्यक्ष विकास पांडे हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष पांडे हैं, साथ में श्रीमती श्वेता है महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष, कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और वरुण त्रिपाठी जी, और बसपा से श्री सुशील कश्यप जी हैं। पैनल है आज का, आज की इस बहस का। और अब चाहेंगे विकास जी से। विकास जी, आप शुरू करें इस चीज को कि मुख्यमंत्री ने बिना किसी का नाम लिए हुए जिस तरह से कहा है
ऐसा ना हो कि एक वर्ग की आबादी बढ़ने का प्रतिशत कुछ इतना अधिक हो जाए कि वहाँ की जो मूल आबादी है वो कम रह जाए, और जनसंख्या संतुलन के खतरे से आगाह किया है मुख्यमंत्री ने, और साफ तौर पर कहा है कि जनसंख्या संतुलन की स्थिति चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में एक निश्चित अवधि के बाद में अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति पैदा होती है। भाई साहब, जनसंख्या एक अवसर भी है, कहीं ना कहीं जब जरूरत से ज्यादा बढ़ती है तो कुछ चीजों को लेकर के जनसंख्या हमारे लिए अभिशाप भी साबित होती है। ये हमें अपने पड़ोसी चाइना से भी देखना और समझना चाहिए कि चाइना में एक निश्चित दौर के बाद जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, चाहे एक बच्चा नीति हो और फिर 2 बच्चा नीति हो, चाहे नौकरियों में कटौती हो ज्यादा बच्चे के लिए, इस तरीके के कई कड़े कदम उठाने पड़े उन्हें अपनी जनसंख्या को नियंत्रण करने। इसका लाभ भी चाइना को मिला और हम सब ने देखा कि चाइना ने विगत 20, 30, 40 सालों में जितनी तेजी से तरक्की की है कि वो अमेरिका जैसे देश को आज टक्कर दे रहा है और आज आंख में आंख मिला करके बात करता है। उसमें कहीं ना कहीं जनसंख्या पे जो उसने कड़े कदम उठाए कंट्रोल करने के लिए, उसका एक बड़ा महत्व था। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य रहा है वो निश्चित तौर पर दूरदर्शी है और दूर परिणामगामी भी है। मुझे लगता है कि इसमें किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, किसी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जनसंख्या को लेकर के आपको याद हो कि कांग्रेस ने भी जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए नसबंदी जैसे प्रोग्राम चलाए थे। तो मुझे लगता है कि इसमें सारे दलों की एक राय होगी और मुझे लगता है कि इस डिबेट में वो एक राय भी कायम बनी रहेगी कि जैसा कि अन्य दलों ने भी इस और बड़े व्यापक पैमाने पर कदम उठाने का प्रयास किया, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि आज भारत अपने मतलब वैभव की तरफ जा रहा है, जिस वैभव के लिए भारतीय संस्कृति जानी जाती है। जनसंख्या अभिशाप ना बन करके हमारे लिए एक अवसर बन के आए, उसी में ही हमारे देश की भलाई है, उसी में ही हर वर्ग की भलाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन आपने देखा और उसके बाद आज मैंने, जहां तक मेरी जानकारी है कि संघ प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी ने भी इस विषय को बड़ी संजीदगी से उठाया है और समय समय पर आरएसएस जैसा संगठन देश हित के मुद्दे उठाता रहता है। मुझे लगता है कि ये राष्ट्र हित का मुद्दा है, किसी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उनके इस विषय को सभी दलों को एक स्वर में होकर के समर्थन करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे, हमारा दल रहेगा। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो फिर ना हमारा दल रहेगा ना हम सब रहेंगे। तो मुझे लगता है कि सारे दल इस विषय को लेकर के इसी दिशा में आगे जाएंगे, क्योंकि ये एक बड़े अवसर के रूप में भारत के बनने वाला है। भारत को लेकर के कई समस्याएं भी हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया के सबसे घनी आबादी घनत्व वाले देशों में गिना जाता है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर जो आबादी का क्षेत्र है वो दुनिया के टॉप 10 देशों में भारत आता है और यहाँ बड़ी घनी आबादी रहती है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए और मुझे लगता है कि सारे दल जब साथ में आकर के इस व्यापक जो हमारे अभी क्या कहना चाहिए, एक हमारे यहाँ जो एक हमारी कमियां हैं जो व्यापक जनसंख्या को लेकर के, उस पर हम सब मिलकर के कुठाराघात करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक बड़ी अच्छी पहल है। जल्दी इस पहल को सकारात्मक और मूर्ति रूप भी मिले, ऐसी हम सबकी भी इच्छा है और मुझे लगता है डिबेट में वैसे सारे लोगों की यही इच्छा होगी। तो सही कहा विकास ने, संघ प्रमुख का भी बयान आया है। संघ प्रमुख ने कहा है कि खाना पीना और आबादी बढ़ाना ये तो पशु भी करते हैं, जो ताकतवर हैं वो जी लेते हैं, जंगल का यही नियम है। तो ये बयान भी उसी लाइन पर है जिस लाइन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है, और वही संकेत संघ प्रमुख के बयान का। संघ प्रमुख पहले भी इस विषय पर बात करते रहे हैं, बयान देते रहे हैं, अपने भाषणों में इसका जिक्र करते रहे हैं। सुशील जी, क्या सोचती है आपकी पार्टी ये जो मुख्यमंत्री का बयान है, मुख्यमंत्री का भाषण है, इसको लेकर के? जी भाई साहब, देखिए सबसे पहले तो सरकार को जाति जनगणना करवा लेना चाहिए। जब जाति जनगणना हो जाएगी तो उससे पता लग जाएगा कि कहाँ आबादी ज्यादा है। हमारा तो सिर्फ मानना है कि जाति जनगणना होना बहुत जरूरी है उत्तर प्रदेश के अंदर। आपने कह दिया
कि हम जनसंख्या नियोजन पर कार्य करेंगे, तो आप किस प्रकार से करेंगे, किस वर्ग के लिए करेंगे, किस आपने ये तो कह दिया कि मैं किसी वर्ग का या किसी भी जाति धर्म का वो नहीं कर रहा हूँ कि मैं एक पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले आप जाति जनगणना करवाने के बाद में आप उस पर आइए कि किस जाति जनगणना में क्या मिसाइल पैदा हो रही है कि जनसंख्या किस तरह से बढ़ रही है, आप यहाँ पर आ जाइए। दूसरी भाई साहब मैं बता दूं, हमारे भाई साहब ने कहा था कि चीन की आप देख लीजिए, तो भाई साहब मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि चीन में एक और बीमारी पैदा हो गई है कि वहां किसी की 3 या 4 जगह से पेंशन नहीं आती है। तो आपको मैं एक और बात बता दूं कि यहाँ पर सरकार को एक नियम और बनाना चाहिए। अगर भारत को आप अच्छा देश बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप जो 4 जगह से जो व्यक्ति पेंशन ले रहा है उसको आप बंद कीजिए, सबसे पहले तो कानून से बनाइए। दूसरी भाई साहब मैं और बता दूं कि आप अगर जनसंख्या के ऊपर, हम ये नहीं कहते हैं कि किसी के घर में अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों को नौकरी मिल जाए, मैं तो ये कहते हैं कि आप इस पे एक निश्चय अपना एक मोहर लगा दीजिए कि आप इतने बच्चे पैदा कर सकते हैं। अभी मोहन भागवत जी ने अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि उन्होंने कहा जानवर भी बच्चे पैदा कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप मनुष्य को आप क्या मानते हो? क्या मनुष्य होशियार नहीं है? जानवर ही होशियार है। अगर मनुष्य ही सरकार चला रहे हैं, मनुष्य के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है वो भी मनुष्य है, भाई कहीं जानवर नहीं बैठे हुए हैं, वो भी बहुत होशियार हैं लोग। जो IAS IPS करने के बाद में जाते हैं तो भाई साहब मैं बता दूं उन्हें एक पेंशन दी जाती है, लेकिन एक विधायक की पेंशन अलग होती है, मंत्री की पेंशन अलग होती है, अगर राज्यसभा सांसद बन जाता है उसकी पेंशन अलग होती है। तो भाई साहब इनको आप एक कैटेगरी मिला के खड़ा कीजिए, सबसे पहले तो ये है बात। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि जनसंख्या पर बिल्कुल सरकार ने अगर कहा है कि जनसंख्या नियोजन पर हम कार्य करेंगे, लेकिन आप कब करेंगे? आप सबसे पहले तो जाति जनगणना करवाइए, जाति जनगणना करवाने के बाद में आप आइए आ जाइए, आप बिल्कुल आपके समर्थन में पूरी पार्टियां आपके समर्थन में हो जाएंगी। लेकिन ऐसे तो आप कानून बनाने से कोई फायदा नहीं, आप कानून बना दीजिए लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। कई बार ये आ चुका है, जाति जनगणना के लिए कई बार कहा गया है, आप जनसंख्या के ऊपर भी कई बार आपने बोला है, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं अभी तक। दूसरी बात मैं भाई साहब एक और बताऊंगा आपको कि हर कोई बने, हम नहीं कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलत है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप इसमें 2 कानून ये बना दीजिए, आप सबसे पहले बहुत अच्छी सरकार में आ जाएंगे, गिनती में आप सरकार में आ जाएंगे। लेकिन अभी जो सरकार है वो बिल्कुल एक पक्षपात की सरकार अभी कार्य कर रही है भाई साहब। जी भाई साहब। जी भाई साहब, देखिए जनसंख्या का जो आपने आज मुद्दा रखा ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बहुत गंभीर है और इस पे कतई राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज जनसंख्या संतुलन ये बना रहना चाहिए और इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। और इसके लिए दूसरी चीज ये कि ठोस नीति पर काम होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इस पक्ष में है कि जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए और भारत जैसे विशाल देश में जनसंख्या का जो विस्फोट हुआ है, जहाँ तक हमारे अभी भाजपा के साथी ने कहा कि साहब उस दौर में साहब नसबंदी भी होती थी, तो मैं इन्होंने जो बात कही मैं इनसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। पूर्व में भी सरकारों ने कहीं ना कहीं जनसंख्या पे जो अपना योगदान दे पाया वो दिया। दूसरी चीज आप देखिए कि कहीं ना कहीं जो अभी जो स्टेटमेंट एक आया उसमें आप नीतीश कुमार जी जो इनके साथ सहयोगी हैं, तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अभी भी वो कंफ्यूजन वाली स्थिति में है जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया। और दूसरी चीज आप देखिए कि कार्यकारी अध्यक्ष BHP आलोक कुमार, इन्होंने भी साहब 2 बच्चे वाली जो नीति वाला जो मसौदा तैयार हुआ उस पर कहीं ना कहीं आपत्ति जताई।
तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से कुछ चीजें सही हैं, कुछ चीजें गलत है, इस पे बृहद एक चर्चा होनी चाहिए, सभी दलों को बैठाना चाहिए। और तीसरी चीज, इनके भी कहीं ना कहीं सांसद और विधायक कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं कि साहब साक्षी जी ने इसी जनसंख्या के ऊपर साहब क्या स्टेटमेंट दिया था। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इस पे बयानबाजी नहीं होना चाहिए, एक धरातल पे और मजबूत ठोस नीति बना के सभी दलों को साथ बैठाल के इस पे चर्चा होनी चाहिए, तमाम बिंदुओं पे आपस में वार्तालाप होके तब उसके ऊपर कोई ना कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए, जनसंख्या के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद के पात्र हैं कि चलिए उनको याद आया, लेकिन देर से याद आया। जिसको 70 सालों से जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम चल रहा था 70 सालों से, और हमारे दो, ये एक नारा भी दिया गया था, उस पर चलिए मुख्यमंत्री जी को ये आया। तो सारी चीजें तो उसमें पहले से ही सब उसके कानून बने हुए हैं। अब मुख्यमंत्री जी कौन सी नए चीज पे काम करना चाहते हैं, कोई चीज नई तो है नहीं। ये तो 70 साल से चल रहा है ये परिवार नियोजन का। तो अब मुख्यमंत्री जी ने और तमाम भाषण दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि उनकी क्या इसके लिए कार्य योजना है, क्या उनका रोड मैप है, क्या किस तरीके से जो पुरानी परिवार नियोजन की नीति है उसमें क्या संशोधन करेंगे या किस तरीके से करेंगे, ये अभी कोई चीज स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात, जो उन्होंने बयान दिया, अब उस बयान का तो वर्मा जी बड़ा समझ में नहीं आता है कि अभी मई के महीने में NFHS की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से TFR 2% रह गया है, जबकि राष्ट्रीय औसत 2.1% का है। इसके साफ संकेत होते हैं कि इसके माने भारत की आबादी अब घटने की तरफ है, उसका रुझान घटने की तरफ है। ये कोई कांग्रेस के आंकड़े नहीं हैं, ये NFHS के आंकड़े हैं, राष्ट्रीय परिवार कल्याण के आंकड़े हैं, जो अभी रिपोर्ट मई में आई है, 5वां जो इनका सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट ये है कि TFR अब 2% पे आ गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत आपको बताया हमने कि 2.1% है। और 2% के माने साफ साफ है कि आबादी अब निगेटिव की तरफ है, आबादी घटने की तरफ है। तो मुख्यमंत्री जी का बयान बड़ा एक अटपटा सा लगता है कि इतनी अभी ये रिपोर्ट आई है मई के महीने में, और वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि कहीं मूल निवासियों पे ये जनसंख्या संतुलन भारी न पड़ जाए। तमाम इस तरह की उन्होंने जो बातें करी हैं, ये वर्मा जी एक नीतिगत ना होके एक राजनीतिक थोड़ी बातें ज्यादा इसमें समझ में आती हैं, क्योंकि जब ये आंकड़े ये कह रहे हैं इस बात के। दूसरा, आप कहते हैं कि यहाँ पे अराजकता की बात तो जब होती है जब कहीं से आंकड़े हमारे बढ़ रहे हों, और जिस वर्ग विशेष को आप टारगेट कर रहे हैं उस वर्ग विशेष का TFR आज के 25 साल पहले 4.46 था, और उसका TFR रह गया है 2.36%, और राष्ट्रीय औसत तो आपका 2% का है। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो वो भी 2.36 का है, यानी वो भी बराबर गिर रहा है। तो फिर चिंता ये किस तरह की बात है? ये पूरा मुझे तो एक लगता है कि एक राजनीतिक बयान है। और दूसरा ये भी है कि चाणक्य जी ने जो कहा था कि शासक हमेशा परिवार वाला होना चाहिए, तो थोड़ा परिवार के एंगल से देखेगा, वो हर समय हर चीज को राजनीति उससे नहीं देखेगा। तो इसलिए अगर हम भारत सरकार के आंकड़े ही मान लें तो उसके हिसाब से मुख्यमंत्री के बयान का औचित्य समझ में नहीं आता है। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं। जनसंख्या बढ़ना, अगले 2 सालों में हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। ये कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा और सुबसपा की समस्या नहीं है, ये देशव्यापी समस्या है। और इसमें भी मुख्यमंत्री जी को ब्लेम करना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या उद्देश्य है। आप लोग जो सही समस्या है उस पर ध्यान न देकर राजनीतिकरण तो आप कर रहे हैं। कहाँ कहा गया कि धर्म विशेष के लिए ये कहा जा रहा है?
और भाई साहब आपने जो आंकड़े दिए मैं उसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूंगी। 2.21 ये हिंदुओं की जन्म दर कम हुई है और मुस्लिम्स की जन्म दर 3.40 है। उसमें कोई बहुत खास कमी नहीं आई है, वो हिंदुओं की जन्म दर में कमी आई है और ईसाइयों की 1.32 है। और जैसा कि आप अभी सुबह सपा वाले भी बोल रहे थे, जाति है, आप लोग कहीं राजनीति छोड़ेंगे कि सिर्फ राजनीति ही रह जाएगी जब देश में जनसंख्या 2 सालों बाद हम चीन को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं, कृषि योग्य भूमि नहीं बढ़ रही है। हमारी प्रत्येक 1 मिनट पर 34 बच्चों का जन्म हो रहा है, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे आपकी 70 सालीन बहुत ही उम्दा सरकार हो, नहीं दे पाएगी मूलभूत सुविधाएं। नौकरी और उच्च जीवन यापन तो बहुत दूर की बात है, रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिल पाएगा भाई साहब। तो इन सब जो देश के मुद्दे होते हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। इस पे आपको, हमको, सबको राजनीति से उठकर इस पर विचार करना चाहिए। हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, जब देश में जगह ही नहीं होगी तो रहेंगे कहाँ पर भाई साहब? इस विषय पर विचार करें। मुख्यमंत्री जी परिवार वाले हैं या योगी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई साहब। देश की समस्याओं पे फर्क पड़ता है। परिवार वाले होते तो आपके सोकॉल्ड गांधी परिवार की तरह परिवारवाद ही चला रहे होते, देश की समस्याओं पर विचार नहीं करते। और जैसा कि आज हमारे परम पूज्य मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि हम पशु नहीं हैं कि हम खाएं और अपनी प्रजा को बढ़ाएं, और ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो जंगल का कानून है। हम जंगल में नहीं रहते हैं भाई साहब, हम समाज में रहते हैं और समाज में प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के दुख सुख और उसको समझना चाहिए। तो ये समस्या सिर्फ बीजेपी वालों की नहीं है, ये देश की समस्या है। और हमें इसमें अभी तक जो काम चल रहा था वो जन जागरण का चल रहा था और जनता में उसका थोड़ा प्रभाव पड़ा है, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। तो जनता के लिए इसके लिए कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि जनता इसको पूर्ण रूप से समझे और इसका कठोरता से पालन किया जा सके, जिससे कि आगामी 2 वर्षों में जो हम चीन को पछाड़ने जा रहे हैं तो हम सिर्फ जनसंख्या में ना पछाड़े, हम विश्व गुरु बने और अन्य चीजों में भी देश के सर्वोच्च शिखर, विश्व के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे भाई साहब। और ये धार्मिक आधार और ये सब बातें इस समय संगत नहीं है। और रही बात उन्होंने कहा कि धर्म विशेष का ये मुद्दा है, जब संख्या बढ़ाएंगे तो जो हमसे कम है हम उन पर राज करेंगे। और आपने जब इतनी बात कही है तो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। अभी झारखंड में स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी होने लगी है भाई साहब, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमने जनसंख्या का 50% पार कर लिया है, तो अब यहाँ जो है संविधान नहीं चलेगा, यहाँ शरिया का कानून चलेगा। तो भाई साहब आप क्या शरिया का कानून चलवाना चाह रहे हैं भारत में क्या? जाति पे बात करेंगे तो यही होगा, सामूहिकता को लेके हम चले। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी नियम विधान बनाया जाए वो प्रत्येक जाति धर्म संप्रदाय के लिए कठोरता से उसका पालन कराया जाए। किसी विशेष जाति को छूट और किसी विशेष जाति पर अधिक कड़ाई करने का उद्देश्य नहीं है। सामूहिक ये जागरण होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति में अपने देश के प्रति ये भाव जागना चाहिए कि हम इस देश के निवासी हैं। पार्टी राजनीति और ये सब तो बहुत पीछे की बात है, पहले सर्वप्रथम देश है, उसके बाद कुछ और है। देखिए, सबसे पहले तो हमने ये कहा था कि जनसंख्या के ऊपर आप बोल चुके हैं, 1 मिनट अब जवाब ले लीजिए, 1 मिनट जवाब ले लीजिए। सुशील जवाब ले लीजिए, सुशील जी जवाब ले लीजिए। आप बोल चुके, 1 मिनट जवाब ले लीजिए। 1 मिनट चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल छोड़ दिए सुशील जी ने, लेकिन जाने अनजाने में उन्होंने अखिलेश यादव और राजभर पे भी सवाल खड़ा कर दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने इतना बड़ा कलेजा दिखाया सुशील जी कि आपने अखिलेश यादव और राजभर पे भी सवाल छोड़ दिया। काश आपने उनसे आग्रह किया होता, जाएं और पहल करें, अपनी सांसदी की पेंशन छोड़ें। 2-2, 3-3 बार विधायक हो चुके हैं राजभर, वो अपनी पेंशन छोड़े। कितनी पेंशन छोड़ी है राजभर ने, बताएं आप पूरे उत्तर में। डरिए मत, मैंने भी बोला, मुझे लग रहा है कांग्रेस की छाया में आप भी डर रहे हैं। डरिए मत भाई, डर किस बात का है? स्वीकार करिए। सबके ऊपर बोला मैंने भाई साहब।
आपने राजभर से मांग की कि नहीं है भाई साहब, जाके एक बड़ी मिसाल पेश करिए। सरकार में नहीं है, में सरकार में नहीं है। आप सुन लीजिए ना, 1 मिनट बाद जवाब दे लेना। एक मिनट बाद जवाब दे लेना। गांधी को छोड़िए, पहले राजभर से पूछाइए जाके। राजभर पे आए तो गांधी ना, राजभर छोड़ने के लिए गांधी ने कहा या नहीं कहा, आप बताइए। औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है। गांधी जी ने कहा या नहीं कहा, आप बताइए। अखिलेश पूछ रहे गांधी जी ने कहा पेंशन छोड़ने के लिए या नहीं कहा, आप बताइए। मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बड़ो गांधी जी ने कहा पेंशन छोड़ने के लिए या नहीं कहा, बताइए। आपने तो बात ही में है, तो आपकी सरकार में है, आपने मेरी बात सरकार में है या नहीं, तो आप बताइए। मैंने आपसे कहा कि जाति जनगणना करवाइए, जाति जनगणना को आपने राजनीतिक स्तर दे दिया। आप बताइए, जाति जनगणना क्या राजनीतिक स्तर है? बताइए, जाति जनगणना अगर होगी जनसंख्या की बात में जाति जनगणना कहाँ से आ गई भाई साहब? जब भी बात करी जाएगी खेत की तो खलियान की बात करेंगे, जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो वो पेंशन की बात कर रहे हैं। बस भाजपा में तो कोई जवाब ही नहीं है। जनगणना की अजीब ही हाल है इनका, और नहीं बोलेंगे, किसी का सुनेंगे भी नहीं। बताइए आप। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट सुन लीजिए। 30 मिनट खत्म कर दें। भाई साहब देखिए, भाजपा के साथी ने मेरी सपा के ऊपर, भाई एक मिनट सुन लीजिए भाई साहब, हमने बहुत धैर्यपूर्वक हम सुनते रहे आपकी बात, एक मिनट सुन लीजिए। नहीं पूरे हुई के लिए जो भाई डिबेट का एक जवाब ले लीजिए। पहले जो आपने जवाब, आप ही जवाब सवाल करते रहेंगे, जवाब नहीं लिए जाएंगे। नहीं तो आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए ना, हम तो सुनने के लिए तैयार। पिछली बार कितनी बार जवाब दोगे भाई साहब? इसलिए हाँ, श्वेता जी जवाब दे चुके हैं। भाई साहब देखिए, हमारे भाजपा के साथी ने कहीं ना कहीं राजभर जी और सपा के ऊपर हमला करते करते कहीं ना कहीं कांग्रेस परिवार पे भी पहुंच गए। दूसरी चीज आप देखिए कि आपके भाजपा के सांसद वरुण गांधी जी अपनी पेंशन और वो तनख्वाह अपनी छोड़े हुए हैं, अपनी जो भी उनकी सांसद निधि आती वो देते हैं। कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों को उनसे सीखना चाहिए। सत्ता में आप लोग ये एक संदेश दीजिए साहब, विपक्ष में बैठे हुए लोग भी आपके पद चिन्हों पे साहब चलें। आपका कोई एक सांसद तो भाई साहब सुन तो लीजिए, प्रेरणा लेने के लिए कुछ घोषणा थोड़ी करनी है। अरे कहीं वो अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को आईना दिखा रहे हैं। कम से कम आप लोग भी तो कुछ करिए कि आप लोग सिर्फ बैठे बैठे दूसरे विपक्षियों के ऊपर हमलावर वाली स्थिति आप क्रिएट करते था। बताइए वर्मा जी, एक मिनट देखिए, हमें लगता है कि हमारे भाजपा की सम्मानित प्रवक्ता हमारी बात को समझ नहीं पाई। मैं अब हिंदी बता रहा हूं उसको। राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण 5, ये हिंदी है NFHS की। ये इसका सर्वे की रिपोर्ट 5 मई को आई है। उस 5 मई की रिपोर्ट को आप पढ़ लीजिए, उसमें TFR कितनी है। TFR की हिंदी होती है प्रजनन दर, राष्ट्रीय प्रजनन दर। तो ये नहीं, एक मिनट सुन लीजिए पहले अरे बात तो सुन लीजिए आप पहले, कि उस रिपोर्ट उसका होता है TFR के माने होता है कि देश की प्रजनन दर वो 2% हो गई है, और राष्ट्र की जो राष्ट्रीय औसत जो है वो 2.1% का है। तो जब ये 2% पे आ गया, भारत सरकार की रिपोर्ट है, ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट है, ये किसी की व्यक्तिगत रिपोर्ट किसी पार्टी की नहीं है। ये वो कह रही है रिपोर्ट ये कि TFR 2% पहुंच गया है। और ये जनसंख्या पहुंची है, मुस्लिम जनसंख्या नहीं पहुंची है। अब आप गलत बता रहे हैं, भारत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो ये तो आपकी फिर तो अहंकार आपका है। ये हमें तो रिपोर्ट की बात अहंकार हम लोगों का नहीं है। आप क्या बताया जाए? रिपोर्ट पढ़ लीजिए आप, रिपोर्ट पढ़ के दोबारा फिर एक बार बात मैं पढ़ के ही बोल रही हूँ, मैं क्या बिना पढ़े बोल रही हूँ? नहीं, आप बगैर पढ़े आप समझ नहीं पा रहे थे क्या हम कह रहे हैं। आप रिपोर्ट 5 मई को पब्लिश हुई है, उसको दोबारा पढ़िए और देखिए उसमें TFR 2% है कि नहीं है, और राष्ट्रीय औसत क्या है ये भी पढ़ लीजिए उसमें। तो ये हमारा ट्रेंड निगेटिव हो गया है। ये तो इनको आप जानकारी करिए, राष्ट्रीय महत्व के विषय है, इसमें राजनीति न करिए आप। ये जो आंकड़े हैं भारत सरकार के, हम उनकी बात कर रहे हैं।
हम किसी पार्टी के आंकड़े की बात नहीं करें, ना बीजेपी के आंकड़े, ना उसके आंकड़े। ये राजनीतिक भाषण जो मुख्यमंत्री जी ने किया है वो एक राजनीतिक भाषण लगता है। वो इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट से बोलेगा। अरे भाई साहब, TFR होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। अब आइए, भारत से उसका कोई मतलब नहीं है, टोटल का मतलब होता है उससे। ठीक, अब दूसरे विषय पे आइए, मैं TFR के आंकड़े आपको साझा किए देता हूं, जिसका अभी कांग्रेस के जोर से केवल 5 मई की हम बात करेंगे, बस 5 मई की लेटेस्ट रिपोर्ट है उसकी, उसमें TFR कितना है पढ़िए। तो इनके कान जाएंगे, सही बात नहीं जो अभी NFHS की 5 की रिपोर्ट आई है मई में, उसकी बात हम कर रहे हैं केवल, जो लेटेस्ट है बिल्कुल 5 मई 2022 की। ये 2025 18 की बात नहीं कर रहे हैं हम, 2022 की रिपोर्ट है, 5 मई की है। ये पुराने आंकड़े से फायदा नहीं कोई, हम लेटेस्ट बात कर रहे हैं आपसे। ये आंकड़े देखने की बात नहीं हो रही है। ये मई 2022 की रिपोर्ट है, उसकी बात करिए। मैं बता दूं आपको क्या करेंगे आप? ये आंकड़े का कोई यहाँ औचित्य नहीं है। आंकड़े का औचित्य क्या है? जो मई 2022 की रिपोर्ट है उसको बताइए आप। ये मई 2022 की रिपोर्ट को बताइए। आप जनता को गुमराह करने के काम न करिए, और चीज पढ़ा करिए पहले, पढ़ने के बाद फिर बोलिए आप उसको। चलिए बोलिए, खत्म करिए। डरपोक नहीं होना चाहिए। आदमी को सुनने की आदत होनी चाहिए। आधा अधूरा सच आधी गगरी छलकत जाए। अब मैं आपको पूरा सच बताता हूं। जो प्रजनन दल की वो बात कर रहे हैं, वो प्रजनन दर है 2.21 तो आप ये समझ, और 62 है वो है मुस्लिम्स की। ये रही वो रिपोर्ट, मैं आपको दिखाई देता हूं, जरा जूम कर देना। और सबसे कम प्रजनन दर है जैनों की, आप मुझे बताइए। और सबसे हाई प्रजनन दर है मुस्लिमों की। और पहली बात डर गए। डरपोक मत बनिए भाई, पूरी बात सुनिए भाई। बस देने का प्रयास करिए। पहली बार इस डिबेट पे मुस्लिम शब्द का प्रयोग कांग्रेस ने किया। धर्म आधारित राजनीति करके कांग्रेस इस सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को पानी में बहाना चाहती है। कांग्रेस की यही महत्वाकांक्षा उन्हें और गर्त में ले जाएगी। फिर लिख के रख लीजिए, उनकी यही निगेटिविटी उनके लिए घातक होने वाली है। चलिए, बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहस में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले दिन फिर मिलेंगे नए विषय को लेकर, नई बहस को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।